ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है, क्या ज़रूरत थी सासू माँ को बेटियों की बातों में आने की। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। बबीता की सास बहुत बीमार थी, वेंटिलेटर पर थी, सांसें पता नहीं कहाँ अटकी थी। विजय अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी था। डॉक्टर तो पहले ही कह चुके थे कि अब कोई उम्मीद नहीं। बस विजय अपने लंदन में बसे छोटे भाई के इंतजार कर रहा था। आखिर कोई तो हो जिसके साथ मिलकर वह निर्णय ले सके। माँ दोनों की है, विजय अकेला निर्णय कैसे ले सकता था कि माँ को वेंटिलेटर पर ही रखा जाए या फिर हटा दिया जाए। लेकिन सुबह तक खबर मिली कि रात को 12 बजे ही सब कुछ समाप्त हो गया था। विजय का छोटा भाई सुबह 4 बजे इमरजेंसी फ्लाइट लेकर घर पहुंच गया था। दोपहर 12 बजे के करीब अंतिम संस्कार का समय तय हुआ। सभी रिश्तेदार भी आ चुके थे। माँ का पार्थिव शरीर मेन हॉल में जमीन पर रखा था। विजय का छोटा भाई सोफे पर एक तरफ बैठा था। विजय की दोनों बहनें एक तरफ बैठी थी। सभी को बता रही थी कि अंतिम समय में प्राण कैसे छूटे। माँ की आंखें खुली और मुंह भी खुला हुआ था। जैसा अस्पताल में था, शरीर अकड़ गया था, इसीलिए आंखें और मुंह बंद नहीं हो रहे थे। यह वेंटिलेटर की वजह से हुआ था। माँ की सुंदर सूरत कितनी दयनीय लग रही थी। सुंदरता जिस पर सदा ही माँ को गर्व था, परंतु आज वह बहुत बेबस लग रही थी। विजय भीतर गया और अपनी माँ का चेहरा ढकते हुए रोने लगा। 4 महीने पहले की तो बात है, कितना झगड़ा हुआ था विजय और उसकी माँ के बीच। विजय की 2 बहनें थीं और एक छोटा भाई जो लंदन में रहता था। विजय ने सदा ही अपने भाई बहनों की सेवा की। आज वह कोने में खड़ा था, मानो संसार में सबसे बड़ा बेईमान वही। विजय की माँ को लगता था कि उसका छोटा बेटा जो लंदन में रहता है खाली हाथ ही रह जाएगा। विजय पुश्तैनी मकान का मालिक बन जाएगा। पुश्तैनी मकान, वही घर जो जर्जर हालत में था। विजय ने अपनी छोटी सी नौकरी से लोन लेकर फिर से खड़ा किया था। यह वही घर था जो उसकी 2 बहनों का मायका और छोटे भाई का भी मायका हुआ करता था, क्योंकि छोटा भाई लंदन में जाकर बस तो गया था, लेकिन लंदन तो उसकी ससुराल था। मायका तो यही पुश्तैनी घर था जहां पर बहुत अधिकार से आकर रहता था। 4 महीने पहले जब दोनों बहनें गर्मी की छुट्टियों में आई हुई थी तो माँ ने बहुत ही कठोर शब्दों में विजय से कहा था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पति पत्नी सब अकेले ही खा जाओगे? छोटे भाई को कुछ नहीं दोगे? विजय ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, खा जाओगे? क्या मतलब? मैंने क्या खा लिया? यह खंडर जैसा मकान मैंने कर्ज लेकर खड़ा किया है। तनख्वाह से मोटा हिस्सा लोन चुकाने में चला जाता है। हम दोनों पति पत्नी हाथ तोड़ मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर घर चलता है। इसमें भी मैंने खा लिया? किसका खा लिया? फिर बहन बोली, ज़मीन की कीमत का पता है? 60 लाख रुपए कीमत है इस ज़मीन की। इस हिसाब से 30 लाख रुपए छोटे भाई के हैं, जिससे हम उसे आगरा में फ्लैट लेकर देंगे। तुम दोनों पति पत्नी 30 लाख रुपए का इंतजाम कर दो और पुश्तैनी मकान तुम्हारा हो जाएगा। बहन ने बड़ी ही ठीठता के साथ सब कुछ कह दिया। विजय आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, मैं 30 लाख रुपए कहाँ से दूं? अपने ही घर में रहते रहते मैं बाहर का हो गया। आप लोगों ने झट से इस घर की कीमत तय कर दी। फिर दूसरी बहन बोली, तुझे क्या लगता है 4 दिन भाई बहनों की रोटी के टुकड़े खिला देगा और लाखों की जमीन खा जाएगा? यह शब्द बाण विजय का कलेजा छलनी कर गए थे और दोनों बहनें खड़ी होकर बड़े भाई से सवाल जवाब कर रही थी। विजय जो अपने छोटे भाई को बेटे की तरह देखता था, उसे अपने भाई से इतनी तो आशा थी कि वह माँ को समझाएगा। बड़ा भाई सिर्फ रोटी के टुकड़े नहीं डालता, वह अपने भाई बहनों के लिए सब कुछ करता है। पिता की तरह बहनों का स्वागत करता है, प्यार दुलार देता है। बड़ा भाई और भाभी कभी गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, सदा भाई बहनों की खातिरदारी के लिए खड़े रहते।
लंदन वाले छोटे भाई ने तो कभी माँ बाप की तकलीफ को देखा ही नहीं। वह तो पढ़ाई पूरी होते ही विदेश चला गया था, फिर वहीं की गोरी मैम से विवाह भी रचा लिया। पिताजी बीमार रहते थे, लाखों का खर्चा हो जाता था। पिछले वर्ष माँ बीमार थी तो 3 लाख रुपए लग गए थे। किसी ने कोई योगदान नहीं दिया था, किसी ने आकर नहीं पूछा कि पारिवारिक खर्च कैसे चलता है। बड़ा होने के नाते विजय ही सब कुछ चुपचाप सहन कर रहा था। किसी ने कुछ नहीं पूछा और आज 30 लाख रुपए का हिस्सा मांगने आ गई। सबसे आगे होकर तो माँ सवाल जवाब कर रही थी। विजय सोचने लगा, क्या वह नौकर था जो सदा ही अपने भाई बहनों की खातिरदारी करता रहा और इन सब ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। दोनों बहनों के इस तरह से सवाल जवाब करने के बाद विजय पसीने से तरबतर हो गया। तुरंत ही अस्पताल ले जाना पड़ा। तनाव अति तक पहुंच चुका था, जिस वजह से हल्का सा दिल का दौरा पड़ा था। क्या कसूर था विजय का? यही ना कि वह बड़ा भाई है। छोटे भाई को बेटे समान समझा और बहनों को बेटी माना। उनका हमेशा आदर सत्कार किया। क्या इसी की सजा दे रहे हैं परिवार के लोग? लंदन से छोटा भाई भी विजय की तबीयत जानने के लिए पहुंच गया था, लेकिन उसने भी माँ को नहीं समझाया और वह विदेश वापस लौट गया। दोनों बहनें और माँ छोटे भाई को फ्लैट दिलाने की जिद पर अड़ी थी। विजय से 30 लाख रुपए मांग रही थी और छोटे भाई चुप्पी साधे हुए था। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहकर विजय घर आ गया, परंतु उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। वह अपनी बहनों और माँ के शब्द बाणों से बुरी तरह से आहत था। फिर एक दिन माँ ने विजय की पत्नी बबीता से कहा, क्या सोच रहे हो तुम दोनों? पैसे देने की नीयत है कि नहीं? बबीता के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। आज तक उसने कभी सास और नंदों को पलटकर जवाब नहीं दिया था, परंतु बात जब पति की जान पर बन आई तो पत्नी और क्या करे। वह बोली, होश में बात करिए माँ जी, आपका बेटा दिल का मरीज बनकर अस्पताल से लौटा है और आपको पैसों की पड़ी है। तो माँ बोली, बहू देखें ऐसे दिल के मरीज। बबीता यह सुनकर आवाक रह गई। जिस बेटे के सिर पर बैठकर पूरा परिवार नाच रहा था, उसके जीने मरने से किसी को कोई लेना देना नहीं। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निभा रहे हैं सभी। अगर देवर जी को हिंदुस्तान में फ्लैट लेना ही था तो अपने बड़े भाई से बात करते। दोनों भाई कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, बैठकर हिसाब किताब करते। यह क्या तरीका है कि माँ और बहनों को पट्टी पढ़ा दी और हिसाब मांगने लगी। 30 लाख रुपए का इंतजाम करना कोई मजाक है क्या? कहाँ से लाएंगे हम? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। बबीता नंदों के सामने कभी बोली नहीं थी, परंतु आज उसके सिर पर 3 सासें सवार थी। जब पति की जान पर बन आई तो उसे जुबान खोलने की पड़ी और बबीता अपनी सास नंदों से भिड़ गई। वह गुस्से में भरकर बोली, अगर हिसाब ही करना है तो हर चीज़ का करें, प्यार और ममता का हिसाब करिए। जो हम लोगों ने आप पर खर्च किया है उसका भी हिसाब करें। हर साल आपकी इच्छा पूरी करने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा होता है। हमारा कितना खर्च हो जाता है उसका भी हिसाब होना चाहिए। पिताजी और आपकी बीमारी पर लाखों लगते हैं, उसका भी हिसाब होना चाहिए। जमीन की कीमत तो आप लोगों ने 30 लाख रुपए लगा दी, परंतु विजय ने बरसों से जो खर्च किया है उसके हिसाब किताब का क्या? दोनों बहनें छोटे भाई को फ्लैट लेकर देना चाहती, लेकिन बड़े भाई को काट कर फेंक देगी। क्या छोटा भाई लंदन से आकर बहनों की आव भगत किया करेगा और माँ को अपने साथ लंदन ले जाएगा? क्या देवर जी की गोरी मैम, जिसने आज तक आपकी कभी सूरत भी नहीं देखी, वह आपकी सेवा करेगी? सासू माँ को साफ सूंघ गया और वह बोली, कितनी जुबान चला रही है तू? बबीता बोली, माँ जी जुबान तो सबके पास होती है, कोई गूंगा नहीं होता। इंसान चुप रहता है कि उसे अपने बड़ों की गरिमा का ख्याल होता है। अगर आप मेरा ही घर उजाड़ने पर उतारू हो गई तो फिर शर्म कैसी? मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, आप उन्हें परेशान मत करें, हिसाब भी हो जाएगा, हमें थोड़ा समय दीजिए। बबीता ने 2 टूक शब्दों में बात समाप्त कर दी। गुस्से में माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ उनके ससुराल आगरा चली गई, लेकिन पराया घर कब तक संभालता? 4-5 दिन में ही बेटियां माँ को वापस छोड़ गई। 4 महीने बीत गई। इन बातों को वह दिन और आज का दिन बबीता और विजय माँ से कट गए थे। अच्छा भला हंसता खेलता परिवार था, अब ममता शून्य हो गया। बच्चे भी दीदी से कटने लगे। समय पर रोटी कपड़ा दवा के अलावा अब उनसे कोई बात नहीं करता था। माँ का बुढ़ापा खराब हो गया। बबीता विजय से कहती, क्या जरूरत थी माँ को
बेटियों की बातों में आने की। अब क्या बुढ़ापा लंदन में जाकर काटेंगी या आगरा में बेटियों के पास जाकर रहेंगी। समय बीता। 5 महीने पहले माँ को अचानक अस्पताल लेकर जाना पड़ा। हालत ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। आज उनकी मृत्यु हो गई। विजय माँ की मौत से ज़्यादा इस सत्य से पीड़ित था कि उसके अपने भाई बहनों ने मिलकर माँ का बुढ़ापा बर्बाद कर दिया। उनके जीवन के अंतिम 4-5 महीने नितांत अकेले गुजरे। मृतदेह के पास बैठकर विजय को आत्मग्लानि का एहसास हो रहा था। क्यों बबीता ने माँ से सवाल जवाब किए। क्या वह चुप नहीं रह सकती थी? इतने सालों से चुप रही थी, फिर उस दिन क्यों बोल पड़ी? परंतु बबीता भी क्या करती? पति की सुरक्षा भी तो होनी चाहिए। समय की जो जरूरत थी उसने वह किया। कहाँ से लाते 30 लाख रुपए? किसके यहाँ डाका मारने जाते, चोरी करते या पेड़ से तोड़ कर लाते? अच्छा भला खुशनुमा परिवार था जिसमें विजय मानसिक शांति के साथ हर जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए था। वह सोच कर खुश था कि यह घर उसकी बहनों का मायका है, जहां आकर वह 4 दिन चैन से बिता जाती हैं और बुजुर्ग माँ के आशीर्वाद की छाया है और सब कुछ हंसते हुए सह जाता। छोटे भाई ने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, सिर्फ अधिकार मांगने आ गया। चारों भाई बहनों में इतनी कड़वाहट भर गई थी कि माँ की मृतदेह पर एक दूसरे के गले से लगकर रो भी नहीं पाए। कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, क्या तुम दोनों पति पत्नी अकेले ही सब खा जाओगे? 13 दिन पूरे हुए। सभी नाती रिश्तेदारों के लिए प्रतिभोज का आयोजन हुआ। सब विदा हो गए। दोनों बहनें और छोटा भाई रह गए। शाम को विजय बोला, आओ छोटे भाई हिसाब करें। विजय ने मेज पर कागज बिछा दिया। बहनें और छोटा भाई अपना अपना सामान पैक कर रहे थे। विजय का छोटा भाई बोला, कैसा हिसाब भाई साहब? और उसका गला रुंध गया। विजय के शब्दों में अपनत्व की जगह कड़वाहट थी, जिसे उसने पूरी उम्र महसूस किया था। बचपन से लेकर आज तक विजय ने छोटे भाई को अपने बेटे समान समझा। लंदन के लिए रो रो कर विदा किया, लेकिन मर्द माँ की देह पर दोनों भाई गले से मिलकर रो भी नहीं पाए। इससे बड़ा हिसाब और क्या होगा? विजय ने गंभीरता से कहा। 30 लाख रुपए का हिसाब। पिछली बार जब तुम आए थे तो मैं दे नहीं पाया था। अब न जाने तुमसे कब मिलना होगा। विजय की पत्नी बबीता भी वहीं मौजूद थी। उसने दोनों बच्चों को कमरे में भेज दिया ताकि बड़ों के बीच बहस को तो बच्चों को यही शिक्षा मिले कि उन्हें बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। बड़े अपना हिसाब मिलकर कर लेंगे। विजय का छोटा भाई भीगी आंखों से उसके पास आ गया। चेहरे पर पीड़ा और अपनत्व था और वह रूंधे गले से बोला, हाँ भाई हिसाब तो करना है। उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और अपनी भाभी बबीता के हाथ पर रख दिया। वह बोला, भाभी इसमें 50 लाख रुपए का चेक है, तुम्हारी अंग्रेजन देवरानी ने भेजा है। उसी ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है। यह हमारा घर, हम दोनों की जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी भी आधी आधी बनती है। आप दोनों ने अकेले ही इस घर की दहलीज को संवारा है, इसे संवारने में मेरा कोई योगदान नहीं। विजय और बबीता आवक स्तब्ध रह गए। विजय का छोटा भाई बोला, हाँ भैया, आपकी बहू ने ही मुझे यह एहसास दिलाया कि यह मेरा घर जो सदा बहा पसारे मेरा स्वागत करता है, जहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग रहे हैं, जिसका कोना कोना आप दोनों ने संवारा है। करोड़ों रुपए खर्च करके भी मैं वह सुकून नहीं पा सका जो इस घर में आकर मुझे मिलता है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे दिमाग से काम लेना चाहिए था। अगर उस समय मैं माँ और बहनों को समझाता तो शायद आज माँ हमारे साथ होती, लेकिन मैंने चुप रहकर रिश्तों को गंवा दिया। माँ को भी अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वह तुमसे कभी कह नहीं पाई। हमारे रिश्ते पर धूल जम गई थी जिसे किसी ने साफ कर दिया। माँ को माफ़ कर देना। उन्हें अपनी गलती का एहसास था। विजय के छोटे भाई ने आगे बढ़कर अपने बड़े भाई भाभी के पैर छू लिए और रूंधे गले से बोला, भाभी आप बड़ी, आप माँ की जगह आपकी। छोटे भाई ने विजय से कहा, भैया अपने छोटे भाई को माफ़ कर दे। पल भर में सारा गुस्सा, सारा मैल धुल गया। विजय ने छोटे भाई को सीने से लगा लिया। बहनें भी आकर अपने भाइयों से लिपट गई। आज चारों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर चित्कार करके रोने लगे। विजय ने भाई बहनों को समझाया, जो खो गया
उसके जाने का समय था और जो बचा लिया उसे बचा कर रखने में ही हम सब की समझदारी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगती है कमेंट्स करके जरूर बताइए। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। दोस्तों, 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी में काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लो, कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध लो। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान। दोस्तों, हमारी मेहनत के नाम पर एक कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।